पीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ्यू आर्नोल्ड की बायोग्राफी। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 24 दिसंबर 1822 को कहाँ हुआ था? लालेहम मिडिलसेक्स इंग्लैंड में हुआ था। मैथ्यू आर्नोल्ड बहुत बड़े इंग्लिश पोइट और कल्चरल क्रिटिक थे। ये वही मैथ्यू आर्नोल्ड हैं जिन्होंने 18th सेंचुरी को एन एज ऑफ प्रोज एंड रीजन कह करके पुकारा था। अच्छा, एक चीज और ध्यान बनाए रखना, मैथ्यू आर्नोल्ड जो हैं वो थर्ड ग्रेट विक्टोरियन पोइट कहलाते हैं। अगर हम पहले नंबर के विक्टोरियन पोइट की बात करते हैं तो वो है हमारे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। दूसरे नंबर पे किसी का नाम आता है तो रॉबर्ट ब्राउनिंग, और तीसरे नंबर पर मैथ्यू आर्नोल्ड। तो ये बात आप ध्यान बनाए रखना। इसके बाद इनके डेथ की बात करते हैं कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो 15 अप्रैल 1888 को 65 वर्ष की आयु में लिवरपूल इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो जाती है। जब ये ट्रैम कार क्या होती है? एक प्रकार की बस होती है, उसको पकड़ने के लिए दौड़े, तभी अचानक हार्ट फेलियर की वजह से इनकी मृत्यु हो गई और इनको लालेहम के कब्रिस्तान में दफनाया गया था। ठीक है। अगला इनके पेरेंट्स की बात करते हैं, यानी कि इनके माता पिता की बात करते हैं। तो इनके पिता का नाम क्या था? थॉमस अर्नोल्ड था, जो कि रग्बी स्कूल में एक हेड मास्टर थे। ठीक है। और इनकी माता का नाम मैरी पेनरोज था। अगला एजुकेशन की बात कर लेते हैं कि इनका एजुकेशन कहाँ हुआ था। तो रग्बी स्कूल और बैल्यूअल कॉलेज में हुई थी। दोनों ध्यान बनाए रखना, रग्बी स्कूल और दूसरा कॉलेज है बैल्यूअल कॉलेज ऑक्सफोर्ड। ठीक है। 1836 में अर्नोल्ड ने बेनचेस्टर कॉलेज भेजा गया था, लेकिन 1837 में रग्बी स्कूल लौट आया और नवंबर 1844 में 17 वर्ष की आयु में मैथ्यू अर्नोल्ड ने ऑक्सफोर्ड के बैल्यूअल कॉलेज में मैट्रिक किया था। इसके बाद में 1844 में बीए की स्नातक डिग्री भी इन्होंने कहाँ से ली थी? बैल्यूअल कॉलेज से ही ली थी। और ऑक्सफोर्ड के बैल्यूअल कॉलेज में पढ़ने के दौरान इनकी दोस्ती एक थे, इनका नाम था आर्थर ह्यू क्लॉ, उनसे हो गई थी। ठीक है। अब हम इनकी पत्नी की बात करते हैं कि इनकी पत्नी का क्या नाम था। तो फ्रांसिस लूसी बाइटमैन इनकी पत्नी का नाम था, जो कि सर विलियम बाइटमैन की पुत्री थी। ठीक है। ऑक्यूपेशन की बात कर लेते हैं तो ये विक्टोरियन एज के पोइट और कल्चरल क्रिटिक, साथ ही साथ ये स्कूल ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स भी थे। ठीक है। और इनके 6 बच्चे थे। इसमें अगर हम 6 बच्चों की बात करें तो टॉमस थे, ट्रेवनेन था, रिचार्ड था, लूसी, एलेनोर और बासिल, ये इनके 6 बच्चे थे। अगला हम बात करते हैं हिज फादर। इनके पिता इनके जो पिता थे मैथ्यू अर्नोल्ड के, वो एक युवा पादरी थे और एक प्रमुख शिक्षाविद और इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। थॉमस अर्नोल्ड ने इंग्लैंड की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका प्रभाव मैथ्यू अर्नोल्ड के विचारों और लेखन पर भी पड़ा था। तो आप जान सकते हो कि अगर हम बात करें तो मैथ्यू अर्नोल्ड जो हैं वो विक्टोरियन युग के प्रमुख कवि और आलोचक थे। उन्होंने कविता के साथ साथ साहित्यिक आलोचना को भी नई दिशा दी थी। उनकी रचनाओं में आधुनिक जीवन की समस्याएं, धार्मिक संदेश और मानव जीवन की उदासी दिखाई देती है। वे मानते थे कि साहित्यिक समाज को नैतिक और सांस्कृतिक रूप से बेहतर बनाया जा सकता है। तो आपको समझ आ गया होगा। जन्म 22 दिसंबर 1822 को, मृत्यु 15 अप्रैल 1888 को, पिता का नाम थॉमस अर्नोल्ड। शिक्षा इन्होंने रग्बी स्कूल, बैल्यूअल कॉलेज, ऑक्सफोर्ड से ली। ठीक है। ये एक कवि और क्रिटिक थे, विक्टोरियन एज से बिलोंग करते थे। इनकी एक कविता ध्यान बनाए रखना, डॉबर भी, जहां से खूब पूछा जाता है। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूं। आगे क्या है, हम किसकी बात करेंगे? अब हम इनका क्रोनोलॉजिकल वर्क की ओर बढ़ते हैं। 1888 में अर्नोल्ड मूव्ड एट रग्बी स्कूल वेयर हिज फादर हैड बीन हेड मास्टर सिंस 1821। क्या बोला गया है? 1828 में मैथ्यू अर्नोल्ड रग्बी स्कूल चले गए, जहां उनके पिता 1821 से हेड मास्टर थे। और इसके बाद में हिज प्राइज, अगर हम इनकी प्राइज की बात करें तो इनकी एक पोएम के लिए प्राइज मिला था। अलैरिक एट रोम वाज प्रिंटेड एट रग्बी। तब यहां से ध्यान बनाए रखना कि उनकी पुरस्कार विजेता जो कविता थी उसका नाम था अलायरिक एट रोम, जो रग्बी में प्रकाशित हुई थी। अब दूसरे नंबर का पॉइंट समझो। अगर हम दूसरे नंबर के पॉइंट की बात करते हैं तो 1833 में हिज फादर बिल्ट अ समर कॉटेज in the Lake Country where Matthew Arnold became friend with नेवर्स, द्रोथी एंड विलियम वर्सवर्थ। 1833 में उनके पिता ने लेक कंट्री में एक ग्रीष्मकालीन कुटिया, समर कॉटेज बनवाई थी। ये कह सकते हो कि लेक कंट्री में इन्होंने भी एक मकान बनवाया था, समर कॉटेज बनवाया था, जिसे हम ग्रीष्मकालीन कुटिया, यानी जैसे हम लोग गर्मियों में छुट्टियां मनाने के लिए ठंडी जगहों पर चले जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं, वैसी ये भी, जहां मैथ्यू अर्नोल्ड की मित्रता हो गई थी इनके पड़ोसियों से। और इनके पड़ोसी कौन थे? डोरोथी वर्सवर्थ और विलियम वर्सवर्थ। ठीक है।
अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। 1841 में ही बाज ही वॉन एन ओपन स्कॉलरशिप टू बैलियल कॉलेज। अब क्या हुआ, 1841 में उन्होंने बैल्यूअल कॉलेज में प्रवेश के लिए ओपन स्कॉलरशिप प्राप्त की थी। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग हिज ऑक्सफोर्ड डेज ही बिकेम फ्रेंड विद आर्थर ह्यू क्लॉक। मैं पहले भी बता चुका हूं कि ऑक्सफोर्ड में अध्ययन के दौरान इनकी मित्रता आर्थर ह्यू क्लॉक से हो गई थी। नेक्स्ट अब 42 में पहुंच जाते हैं। इस फादर थॉमस अर्नोल्ड, जिनका नाम था इनके पिता का, आप हार्ट डिसीज डाइड ऑफ हार्ट डिसीज इन 1842। क्या बोला गया है कि 1842 में उनके पिता थॉमस अर्नोल्ड की हार्ट डिसीज, हृदय रोग के कारण क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब हम बात करेंगे 1843 की, कि 1843 में हिज पोएम क्रॉमवेल वॉन द न्यूडिगेट प्राइज। 1843 में इनकी एक कविता थी क्रॉमवेल, इसको एक प्रतिष्ठित न्यूडिगेट पुरस्कार जो होता है, प्राइज होता है, वो प्राप्त हुआ था। अब हम 1844 में बात करते हैं। 1844 में ही टुक अ ईयर लॉन्ग पोस्ट एट रग्बी एज एन असिस्टेंट टीचर। 1844 में उन्होंने रग्बी स्कूल में सहायक अध्यापक असिस्टेंट टीचर के रूप में एक वर्ष के लिए कार्यभार संभाला। अब हम लोग 1845 पर पहुंचते हैं। आफ्टर अ शॉर्ट इंटरल्यूड ऑफ टीचिंग एट रग्बी। क्या हुआ कि 1845 में रग्बी स्कूल में कुछ समय तक अध्यापन करने के बाद में ही वाज इलेक्टेड फेलो ऑफ ओरियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड। ठीक है, यहां से समझो कि उन्हें ऑक्सफोर्ड के ओरियल कॉलेज में फेलो चुना गया। ठीक है, मतलब यहां पर अब आपको इतने बिंदु ध्यान बनाए रखना है कि 1828 में रग्बी स्कूल में प्रवेश करते हैं और 1833 में लेक कंट्री में बर्सवर्थ परिवार से इनकी दोस्ती होती है। बर्सवर्थ परिवार से मेरा मतलब है विलियम बर्सवर्थ और द्रोथी बर्सवर्थ, उनकी बहन। 1841 की अगर हम बात करते हैं तो बैल्यूअल कॉलेज में ओपन स्कॉलरशिप प्राप्त की। 1842 में थॉमस अर्नोल्ड, जो कि इनके पिता थे, उनकी हृदय रोग से निधन हो गया। 1843 में क्रॉमवेल कविता के लिए इनको न्यूडिगेट प्राइज मिला और 1844 में रग्बी स्कूल में सहायक अध्यापक बने और 1845 में ओरियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड के फेलो चुने गए। तो यहां तक हमने आपको रिवीजन भी करा दिया। आगे हम बात करते हैं 1847 में ही बिकेम अ प्राइवेट सेक्रेटरी टू लॉर्ड लैंसडाउन, जो कि लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल। अब इसको समझिए, 1847 में भी लॉर्ड लैंसडाउन, जो कि लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल थे, के निजी सचिव बने। अब मैं ये बताता हूं थोड़ा सा सिंपल भाषा में कि 1847 में इनको लॉर्ड लैंसडाउन का निजी सचिव बनाया गया था। और ये जो लॉर्ड लैंसडाउन थे वो कौन थे, ये लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल थे, लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल कहलाते हैं। ठीक है, 1849 में देखो कि क्या हुआ, हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री द स्टेट ट्रैवलर वाज पब्लिश्ड। यानी कि 1849, नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक पे कि उनका पहला काव्य संग्रह द स्टेट ट्रैवलर जो है वो प्रकाशित हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ डाइड एंड अर्नोल्ड पब्लिश द मेमोरियल वर्सेस इन फ्रेशर्स मैगजीन। दो चीजें यहां पर नोट करने के लिए है कि 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु हो जाती है और उनकी स्मृति में, उनकी यादों में मैथ्यू अर्नोल्ड ने मेमोरियल वर्सेस नामक एक कविता लिखी थी। और ये जो मेमोरियल वर्सेस कविता थी वो इनके फ्रेशर्स मैगजीन में प्रकाशित की गई थी, पब्लिश की गई थी। अगला हम 1851 की बात करेंगे। 1851 में क्या हुआ था कि 1851 ही मैरिड फ्रांसिस लूसी वाइटमैन, डॉटर ऑफ एन एमिनेंट जज। 1851 में उन्होंने प्रसिद्ध न्यायाधीश यानी कि एक जज की पुत्री थी जिनका नाम था फ्रांसिस लूसी वाइटमैन, उनसे विवाह कर लेते हैं। इसके बाद इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिज फैमिली ही टुक अ जॉब एज एन इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, अ पोजीशन ही हेल्ड फॉर 35 इयर्स। क्या हुआ कि अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मैथ्यू अर्नोल्ड इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स यानी कि स्कूल निरीक्षक की नौकरी स्वीकार की और इस पद पर ये 35 वर्षों तक कार्य कर। अब हम लोग चर्चा करेंगे 1852 की। 1852 में ही पब्लिश्ड हिज सेकंड वॉल्यूम ऑफ पोएम्स एम्पीडोकल्स ऑन एटना एंड अदर पोएम्स। बोथ वॉल्यूम्स आर इवेंचुअली विथड्रॉन फ्रॉम सर्कुलेशन। 1852 में उनका दूसरा काव्य संग्रह जिसका नाम था एम्पीडोकल्स ऑन एटना एंड अदर पोएम्स, इसको पब्लिश किया गया था। बाद में उनके दोनों प्रारंभिक काव्य संग्रहों को प्रकाशन से वापस ले लिया गया। अब दोनों पोएटिक वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो फर्स्ट पोएटिक वॉल्यूम इनका 49 में आया था, ध्यान बनाए रखना।
और जो 49 में पोएटिक वैल्यूम आया था वो द स्टेट ट्रैवलर था। ठीक है, ये 1849 में पहला काव्य संग्रह था और दूसरा एम्पीडोकल्स ऑन एटना, ये इनका दूसरा काव्य संग्रह था। इन दोनों ही 49 और 52 के जो काव्य संग्रह थे इनको वापस ले लिया गया था, ठीक है, प्रकाशन से। अब हम लोग चर्चा करते हैं आगे 1853 की बात करते हैं। ठीक है, 1853 में क्या हुआ, पहले इतने से पॉइंट को समझो कि इन 1853 ही पब्लिश्ड पोएम्स अ न्यू एडिशन, अ selection from the two earlier volumes famously is excluding एम्पीडोकल्स ऑन एटना। यानी कि 1853 में उन्होंने पोइम्स अ न्यू एडिशन, इसको अंडरलाइन कर लो, मैं अंडरलाइन कर देता हूं, पोइम्स अ न्यू एडिशन। ये जो पोइम्स अ न्यू एडिशन था इसको प्रकाशित किया गया था। यह उनके पहले के दो काव्य संग्रहों का चयनित संस्करण था। ठीक है, जिसमें एम्पीडोकल्स ऑन एटना को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन नई कविताएं जैसे सोराब एंड रुस्तम और स्कॉलर जिप्सी को इसके अंदर जोड़ा गया था। ठीक है, अब इतनी बातें समझ में आ गई कि ये जो तीसरा 1853 में पोइम्स अ न्यू एडिशन करके इनका जो काव्य संग्रह आया था, इसमें कुछ नई पोइम्स को भी जोड़ा गया था। जैसे कौन सी नई नई पोइम्स को जोड़ा गया था, सोराब एंड रुस्तम और स्कॉलर जिप्सी जैसे पोएम्स को जोड़ा गया था। साथ ही साथ इसमें क्या हुआ था कि इसमें उन्होंने प्रीफेस भूमिका भी लिखी। ये जो पोएटिक वैल्यूम था, ये जो संस्करण था, ये जो कलेक्शन था, इसमें एडिड प्रीफेस हिज फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एसे। अब आगे थोड़ा मूव करते हैं, नहीं तो कटने लगेगा। यहां से देखो, अब क्या हुआ कि ये जो कलेक्शन था इसमें इन्होंने प्रीफेस को यानी कि भूमिका भी लिखी थी, जो उनका पहला महत्वपूर्ण साहित्यिक आलोचनात्मक निबंध जो कि क्रिटिकल एसे था। और इसमें उन्होंने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि साहित्यिक आलोचना का एक प्रमुख उद्देश्य यह देखना होना चाहिए कि कोई भी रचना पाठक और राष्ट्र की भावनाओं यानी कि इमोशन और नैतिक यानी कि मोरल स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव डालती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। तो अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर 1847 में लॉर्ड लैंसडाउन के निजी सचिव बने। 1849 में इनका पहला काव्य संग्रह पोएट्री कलेक्शन आया था, द स्टेट ट्रैवलर। ठीक है, 1850 में विलियम बसवर्थ की याद में इन्होंने मेमोरियल वर्सेस को पब्लिश कराया था। 1851 में फ्रांसिस लूसी वाइटमैन से इनका विवाह हुआ और स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स भी 1851 में ही बने थे, जो कि 35 वर्षों तक बने रहे। 1852 में एम्पीडोकल ऑन एटना एंड अदर पोइम्स इनका दूसरा पोएटिक वॉल्यूम प्रकाशित हुआ और 1853 में पोइम्स अ न्यू एडिशन करके प्रकाशित हुआ था। ये तीसरा पोएटिक वॉल्यूम था जिसमें सोराब एंड रुस्तम और स्कॉलर जिप्सी जैसी कविताएं जो है वो जोड़ी गई थी और इसमें प्रीफेस में साहित्यिक आलोचना के सिद्धांत को भी प्रस्तुत किया गया था। हमने यहां तक आपका रिवीजन करा दिया। अब आगे देख लीजिए 1854 में क्या होता है कि इन 1854 में पोएम्स सेकेंड सीरीज अपीयर्ड, इट इंक्लूडेड द न्यू पोएम, ठीक है, वाल्डर डेड। अब देखो यहां पे आपको समझना है, क्या समझना है कि अब पोएम्स की सेकेंड सीरीज 1854 में पब्लिश हो गई है। इसमें उनकी नई कविता वाल्डर डेड उसको शामिल किया गया था। ये उनका दूसरा प्रमुख काव्य संग्रह था जिसमें कई नई कविताओं को प्रकाशित किया गया। अब 1857 में हम लोग चलते हैं। अगर हम 1857 की बात करते हैं तो थोड़ा सा और ऊपर मूव कर लेते हैं, चलो कटेगा नहीं। 1857 में अर्नोल्ड बिकेम अ प्रोफेसर ऑफ पोएट्री एट ऑक्सफोर्ड। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1857 से लेकर के ये 1867 यानी कि 10 सालों तक ये रहे थे। खैर आगे मैं बताऊंगा आपको। ये क्या बन गए, प्रोफेसर बन गए पोएट्री के, कहा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, वेयर ही वाज द फर्स्ट इन दिस पोजीशन टू डिलीवर हिज लेक्चर इन इंग्लिश रादर देन इन लैटिन। अब यहाँ पे नोट डाउन कर लो कि 1857 में मैथ्यू अर्नोल्ड ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में कविता के प्रोफेसर बन गए, प्रोफेसर ऑफ पोएट्री बने और इस पद पर रहते हुए वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जो लेक्चर दिया था उसमें लैटिन के बजाय अंग्रेजी का प्रयोग किया, यानी कि अंग्रेजी में दिया। अब आगे इसी में बोला गया है, ड्यूरिंग दीज ईयर्स मैथ्यू अर्नोल्ड पब्लिश्ड सेवरल बुक्स। यहां से देखिए, ड्यूरिंग दे डेट मैथ्यू अर्नोल्ड published several books on literary criticism। अब तो अच्छी बात है कि इन दिनों के दौरान, इन वर्षों में मैथ्यू अर्नोल्ड ने बहुत सारे बुक्स जो हैं वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर पब्लिश करवाई, जिसमें इंक्लूडेड ऑन ट्रांसलेटिंग होमर, एसे इन क्रिटिसिज्म, ऑन द स्टडी ऑफ सेल्टिक लिटरेचर। जरा समझो प्यार से,
1857 में मैथ्यू आर्नोल्ड को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का प्रोफेसर नियुक्त किया गया था और जिसमें इन्होंने लैटिन के बजाय इंग्लिश में लेक्चर दिया था। और इन्हीं वर्षों में उन्होंने साहित्यिक आलोचना यानी कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म की कई नई बहुत सारी प्रसिद्ध पुस्तकें जो है वो पब्लिश कर दी थी, जिनमें प्रमुख हैं, जिनको कहीं आप नोट डाउन कर सकते हो कि पहला क्रिटिसिज्म की बुक थी ऑन ट्रांसलेटिंग होमर, जो कि 1861 में आई थी, और एसे इन क्रिटिसिज्म 1865 में, ऑन द स्टडी ऑफ सेल्टिक लिटरेचर 1867 में। मैथ्यू आर्नोल्ड ने अंग्रेजी भाषा में व्याख्यान देकर साहित्य को अधिक लोगों तक पहुंचाया और साहित्यिक आलोचना को एक नई दिशा प्रदान की। इस पॉइंट से हमें यही पता चलता है। 1861 में क्या हुआ, अर्थर ह्यू क्लॉ, जो कि एक पोइट एंड चाइल्डहुड फ्रेंड थे मैथ्यू आर्नोल्ड के, डाइड एट द एज ऑफ 42। आर्नोल्ड रोड थायरसिस अ पास्टोरल एलेजी टू कमोमरेट हिज डेथ। 1861 में आर्नोल्ड के बचपन के मित्र थे और प्रसिद्ध कवि अर्थर ह्यू क्लॉ, ठीक है, जिनकी मृत्यु जो है वो 42 वर्ष की आयु में हो जाती है। और उनकी कितने साल में इनके दोस्त की मृत्यु हो जाती है, 42 साल में, ठीक है। उनकी याद में मैथ्यू आर्नोल्ड ने थायरसिस नामक एक पास्टोरल इलेजी लिखी थी, ठीक है, थायरसिस। तो ये ध्यान बनाए रखना, जो थायरसिस नामक पास्टोरल इलेजी है वो किसकी याद में लिखी गई थी, तो इन्हीं की याद में लिखी गई थी। इनकी आर्थर ह्यू क्लॉ की याद में। अगर हम थायरसिस की बात करें तो ये लिखी गई थी 1865 में, लेकिन पब्लिश हुई थी 1866 में। तो ये पास्टोरल इलेजी है, ये भी ध्यान बनाए रखना है, ठीक है। कहाँ, एक मैकमिलन मैगजीन होती है उसमें इसको पब्लिश कराया जाता है। थायरसिस में टोटल 240 लाइनें हैं, ठीक है, और हर एक स्टेंजा आइम्बिक पेंटामीटर को फॉलो करता है। इस पोएम के अंदर 24 स्टेंजा हैं टोटल, हर स्टेंजा के अंदर 10 लाइनें हैं। अब बहुत सारी बातें हम जब वर्क पढ़ाएंगे आपको तब डिस्कस करेंगे। आगे 1865 में क्या होता है, पब्लिश्ड एसेज इन क्रिटिसिज्म विद इंक्लूडेड दी एसे। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्रोनोलॉजिकली। क्या होता है कि 1865 में उन्होंने एसे इन क्रिटिसिज्म प्रकाशित की। इसमें उनकी प्रसिद्ध निबंध द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम शामिल था, ठीक है। अब इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, नहीं तो तुम्हें कंफ्यूजन होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वर्क इनका, ठीक है। अब पूछा यह जाता है कि द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम जो ऐसे है, ठीक है, ये किस में प्रकाशित हुआ था, ये बहुत ही फेमस है, तो ये ऐसे इन क्रिटिसिज्म में शामिल किया गया था। इसमें उन्होंने आलोचना का उद्देश्य इस प्रकार बताया था, क्या बताया था कि आलोचना अगर आपको करनी चाहिए तो किस तरीके से करनी चाहिए, तो ये मैं अंडरलाइन कर देता हूं, टू ट्राई टू नो द बेस्ट दैट इज नोन एंड थ्रो इन द वर्ल्ड। मैं जरा इसको एक्सप्लेन करता हूं। बोला गया है कि दुनिया में जो सर्वोत्तम जाना और सोचा गया है उसे जानने और समझने का प्रयास करना चाहिए। मैथ्यू आर्नोल्ड के अनुसार साहित्यिक आलोचना का कार्य केवल दोष निकालना नहीं, बल्कि श्रेष्ठ विचारों और श्रेष्ठ साहित्य को पहचानना और समाज तक उसको पहुंचाना होना चाहिए। तो थोड़ा सा रिवीजन पर चलते हैं। थोड़ा क्या रिवीजन है कि 1854 में पोएम्स की सेकेंड सीरीज प्रकाशित हुई, जिसमें वाल्डर डेड को भी शामिल किया गया था। 1857 में ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर ऑफ पोइट्री बने थे, अंग्रेजी में व्याख्यान देने वाले पहले प्रोफेसर थे ये। और 1861 में ऑन ट्रांसलेटिंग होमर प्रकाशित हुई थी। 1861 में ही इनके मित्र थे अर्थर ह्यू क्लॉग, जिनकी 42 साल की उम्र में मृत्यु हो गई थी, और इनकी याद में इन्होंने थायरसिस पास्टोरल एलेजी लिखी थी। 1865 में एसे इन क्रिटिसिज्म प्रकाशित हुआ था, और इसी में एक ऐसे था फंक्शन द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम, इस निबंध को शामिल किया गया था। 1867 में क्या हुआ था, 1867 में ऑन दी स्टडी ऑफ सेल्टिक लिटरेचर, इसको प्रकाशित किया गया था। अब तुम्हें इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है मैथ्यू आर्नोल्ड का क्रिटिसिज्म पे, वही टू ट्राई टू नो द बेस्ट दैट इज नोन एंड थॉट इन द वर्ल्ड। संसार में जो सर्वोत्तम जाना और सोचा गया उसे जानने और समझने का प्रयास करना ही साहित्यिक आलोचना का प्रमुख उद्देश्य है। तो ये बात थी इनकी। अब 1869 में हम लोग चलते हैं। अगर हम 1869 की बात करते हैं तो ही पब्लिश्ड कल्चरल एंड अनार्की वेयर व्हाई ही बिकेम नोन एज द अपोस्टल ऑफ कल्चर। 1869 में उन्होंने कल्चर एंड अनार्की को प्रकाशित किया, पब्लिश किया, जिसके कारण वे संस्कृति के प्रवक्ता। अपोस्टल क्या मतलब होता है, संस्कृति, ठीक है, संस्कृत सब्जेक्ट नहीं, संस्कृति की बात करते हैं। अपोस्टल ऑफ कल्चर के नाम से ये प्रसिद्ध हो गए। अब यहाँ पे ये नोट कर लीजिए कहीं पर कि किसके कारण ये अपोस्टल ऑफ कल्चर कहलाए, तो अपोस्टल ऑफ कल्चर ये कल्चर और एनार्की के कारण
कहलाए थे, उसी कारण ये फेमस हुए थे। इस पुस्तक में अर्नोल्ड ने समाज में जो संस्कृति है, शिक्षा है या उनके जो नैतिक मूल्य हैं उन पर बहुत ज्यादा महत्व दिया था। अब आगे थोड़ा सा और मूव करते हैं 1871 पर। 1871 में क्या हुआ था, ही पब्लिश्ड फ्रेंडशिप्स गारलैंड एंड एक्सटेंसिव क्रिटिसिज्म ऑफ द अनएनलाइटेंड मिडिल क्लासेस। अब देखो समझो, दो चीजें यहां पर समझना है। 1871 में उन्होंने फ्रेंडशिप्स गारलैंड प्रकाशित किया। ये इनके वर्क का नाम है, फ्रेंडशिप्स गारलैंड, इसीलिए इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये क्या है, क्योंकि कभी कभी हमें समझ ही नहीं आता ये है क्या। ठीक है, तो फ्रेंडशिप्स गारलैंड क्या है, ये प्रकाशित कब हुई थी, 1871 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने अशिक्षित और जो संकीर्ण सोच वाले मध्यम वर्ग के मिडिल क्लास के लोग थे उनकी बहुत ज्यादा आलोचना की है। इस पुस्तक में अर्नोल्ड ने समाज की कमियों और जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उनकी सीमित सोच पर व्यंग किया है। ठीक है, अगला 1873 की बात करते हैं हम लोग। ही पब्लिश्ड लिटरेचर एंड डॉगमा। क्या होता है कि अब 1873 में लिटरेचर एंड डॉगमा को पब्लिश कराया जाता है। द फर्स्ट ऑफ फोर मेजर स्टडीज ऑफ द बाइबल एंड चर्च ऑफ इंग्लैंड। 1873 में उन्होंने लिटरेचर एंड डॉगमा को प्रकाशित किया। ये बाइबल और चर्च ऑफ इंग्लैंड पर आधारित उनकी 4 पुस्तकों में से पहली थी। इस पुस्तक में उन्होंने धर्म और साहित्य के संबंध का गंभीर अध्ययन जो है वो प्रस्तुत किया। थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, एकदम क्रोनोलॉजिकली बिल्कुल मैथ्यू आर्नोल्ड को समझते रहिए, कोई मुश्किल आए ठीक है तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए वीडियो को, मुझे नहीं लगता मुश्किल आएगी, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने इसको एक्सप्लेन किया। अब हम 1879 की बात करते हैं कि अर्नोल्ड पब्लिश्ड द एसे वर्ड्सवर्थ एज द प्रीफेस टू द पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ। हियर बिगिंस हिज रिटर्न टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म। दो चीजें, एक तो 1879 में अर्नोल्ड ने द पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ की प्रीफेस के रूप में वर्ड्सवर्थ नामक प्रसिद्ध निबंध प्रकाशित किया था। दो को अंडरलाइन करते हैं, एक तो हम वर्ड्सवर्थ को अंडरलाइन करते हैं। ये जो वर्ड्सवर्थ एसे है, ये एक निबंध है जो कि मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है और इसको प्रीफेस बनाया गया था किसका, द पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ। ठीक है, दो चीजें समझ में आई या कंफ्यूज हो रहे हो। द पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ के प्रीफेस के रूप में वर्ड्सवर्थ नामक जो निबंध था वो प्रकाशित हुआ। यहीं से उन्होंने पुनः साहित्यिक आलोचना यानी कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म की ओर वापसी की थी। इस निबंध में उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ की कविताओं और उनका जो साहित्यिक योगदान था उनका मूल्यांकन किया है। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि 1883 ही मेड फर्स्ट टूर। अब क्या होता है कि पहला टूर इनका होता है अमेरिका, फॉर विच ही प्रिपेयर्ड 3 लेक्चर्स, लिटरेचर एंड साइंस, इमर्सन एंड नंबर्स। अब ये पॉइंट भी आपका कहीं पर नोट करने वाला है कि 1883 में मैथ्यू आर्नोल्ड ने अमेरिका में अपनी पहली यात्रा की। तो अमेरिका की पहली यात्रा आप ध्यान बनाए रखना 1883 में हुई है। इस यात्रा के लिए उन्होंने 3 बहुत फेमस लेक्चर जो हैं वो तैयार किए थे। अब वो 3 फेमस 3 लेक्चर्स कौन कौन से हैं, नंबर 1 लिटरेचर एंड साइंस, नंबर 2 इमर्सन और नंबर 3 नंबर्स। इन लेक्चर्स में उन्होंने साहित्यिक, विज्ञान, शिक्षा और समाज से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने थॉट प्रस्तुत किए थे, यानी कि अपने विचार दिए थे। तो अब थोड़ा सा रिवीजन के लिए हम लोग बढ़ते हैं। 1869 में 1869 में कल्चर एंड अनार्की को पब्लिश कराया और इसीलिए इनको एक नाम दिया था, उस नाम को जरा हमें कमेंट में करके बताइएगा। 1871 में फ्रेंडशिप्स ग्रैंडलैंड प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने मिडिल वर्ग की जो मध्यम वर्ग है उसकी आलोचना की। 1873 में लिटरेचर एंड डॉगमा आया था जो कि बाइबल और चर्च पर आधारित थी। 1879 में वर्ड्सवर्थ नामक निबंध जो है वो पब्लिश हुआ था। 1883 में अमेरिका की पहली यात्रा थी जिनमें उन्होंने 3 जो है लेक्चर्स दिए थे, लिटरेचर एंड साइंस, इमर्सन और नंबर्स पर। अब हम आगे बात करते हैं इनकी मृत्यु, यानी कि लास्ट ये पॉइंट है हमारा। अब इनकी मृत्यु के बारे में भी समझ लो। अर्नोल्ड डाइड सडनली। मैथ्यू अर्नोल्ड डाइड सडनली ऑफ हार्ट फेलियर इन द स्प्रिंग ऑफ 1888 at Liverpool and was buried at Laleham with the 3 sons whose early loss had shadowed his life। 1888 में बसंत ऋतु में, ठीक है फिर रिपीट करता हूं, स्प्रिंग की सीजन थी, मैथ्यू अर्नोल्ड को लिवरपूल में अचानक
हार्ट फेलियर के कारण निधन हो जाता है, उन्होंने लैलेहम में दफनाया गया, जहां उनके 3 पुत्रों के पास भी समाधि है। यानी कि जहां उनके उन 3 पुत्रों के पास जो है समाधि है, जिनकी कम उम्र में ही मृत्यु हो गई थी, उनके जीवन के गहरे दुख से भर दिया था। यानी कि ये कह सकते हो कि इनकी समाधि और इनके 3 पुत्रों की समाधि वो पास-पास ही है। सरल व्याख्या में हम ये बता सकते हैं कि मैथ्यू आर्नोल्ड का निधन जो है 1888 में अचानक हार्ट फेलियर से हो गया था। उनके जीवन में सबसे बड़ी व्यक्तिगत ट्रेजेडी जो थी, वो ये थी कि उनके 3 पुत्रों की असमय मृत्यु हो गई। बचपन में ही, जवानी में ही मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु होने से पहले ही इनके 3 पुत्रों की मृत्यु हो गई। यही कारण है कि उन्हें उनके परिवार के साथ लैलेहम में दफनाया गया था। तो बातें अब आपको समझ आ गई होंगी। अब चलो हम लोग, ये बायोग्राफी हो गई, अब हम इनके कुछ मेजर वर्क की बात करेंगे कि इनके कौन-कौन से मेजर वर्क हैं। ठीक है, पहला इनका मेजर वर्क कौन सा है? देखो, पहला है इनका द स्टेट ट्रैवलर एंड अदर पोएम्स, जो कि 1849 में आई है। ये मैथ्यू आर्नोल्ड का पहला काव्य संग्रह था। ठीक है, जिसमें जो है ग्रीक मैथोलॉजी, यानी कि जो ग्रीक मैथोलॉजी पर आधारित कथाएं होती हैं, प्रकृति कल्पना या मानव जीवन से संबंधित कविताएं इसके अंदर शामिल थी। और ये जो संग्रह था, इसमें आर्नोल्ड ने एक गंभीर और विचारशील कवि के रूप में स्थापित कर दिया था। ठीक है, तो 2 चीजें ध्यान बनाए रखना है, ये कब प्रकाशित हुआ था 1849 में, और ये मैथ्यू आर्नोल्ड का पहला पोएटिक कलेक्शन है। इसके बाद हम बात करेंगे फॉर्सेकन मरमन की बात करेंगे। ये दूसरा, यानी कि फॉर्सेकन मरमन की क्या है, ये मैथ्यू आर्नोल्ड की एक प्रसिद्ध कथात्मक नैरेटिव कविता है। इसमें क्या होता है, एक मरमन यानी कि समुद्री मानव की मार्मिक कहानी दिखाई जाती है, जिसकी पत्नी अपने बच्चों को छोड़ करके धार्मिक जीवन अपनाने के लिए चली जाती है। कविता में प्रेम, त्याग, धर्म और व्यावहारिक विचोहों की भावनाओं को चित्रण किया गया है। इसका मुख्य विषय यही रहता है कि प्रेम में बिछड़ना, रिलीजियन वर्सेस फैमिली, ठीक है, सारो वर्सेस लोनलीनेस। और ये मैथ्यू आर्नोल्ड की सबसे प्रसिद्ध नैरेटिव पोएम मानी जाती है। कौन सी? फॉर्सेकन मरमन। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे? द सिक किंग ऑफ बुखारा, द सिक किंग इन बुखारा। ठीक है, ये भी एक नैरेटिव पोएम है। कविता में एक बीमार राजा और उसके मंत्री के बीच की डायलॉग होता है। मंत्री राजा को यह समझाता है, न्याय, करुणा और ईमानदारी किसी भी शासक के सबसे बड़े गुण होते हैं। कविता का मुख्य संदेश यह है कि एक अच्छे शासक को न्यायप्रिय और दयालु होना चाहिए। इसकी मुख्य थीम्स भी इस कविता की यही रहती हैं, जैसे जस्टिस, कंपेशन, ठीक है, गुड गवर्नेंस या मॉरलिटी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं किसकी बात? दूसरा इनका पोएटिक कलेक्शन है एम्पीडोकल्स ऑन एटना एंड अदर पोएम्स, और ये कब आया है? 1852 में आया था। मैथ्यू आर्नोल्ड का दूसरा काव्य संग्रह 1852 में पब्लिश हुआ है, जिसमें जीवन, प्रकृति, प्रेम, अकेलापन, दार्शनिक चिंतन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण कविताओं को इसके अंदर शामिल किया गया है। लेकिन हम सबसे पहली दी बरीड लाइफ की बात करेंगे। बरीड लाइफ क्या होता है? दबा हुआ जीवन या छुपा हुआ जीवन। ये कविता, इस कविता में मैथ्यू आर्नोल्ड बताते हैं कि मनुष्य की वास्तविक भावनाएं और इच्छाएं अक्सर समाज में दबाव में छिपी रह जाती हैं। इसमें सेल्फ डिस्कवरी और जीवन के वास्तविक अर्थ की तलाश पर ये पूरी की पूरी कहानी, कविता आधारित है। एम्पीडोकल्स ऑन एटना इसमें दूसरी कविता है। ये एक ड्रामेटिक पोइम है, जिसमें एम्पी, एक यूनानी दार्शनिक होता है एम्पीडोकल्स, के मानसिक संघर्ष और उसकी निराशा का चित्रण इस कविता के अंदर किया गया है। ये कविता जीवन की जो डिस्पेयर होती है, निराशा होती है, लोनलीनेस होती है, या आध्यात्मिक संकट होता है, उस सब चीजों को इसके अंदर दर्शाया गया है। अब लाइन्स इन केसिंगटन्स गार्डन की बात करते हैं। तो ये कविता, इस कविता में लंदन के केसिंगटन गार्डन का सुंदर प्राकृतिक चित्रण किया गया है। लंदन का ये गार्डन है, बगीचा है केसिंगटन, ठीक है, उसका प्राकृतिक चित्रण इसके कविता के अंदर किया गया है। कवि जो है मैथ्यू आर्नोल्ड प्रकृति की शांति और शहर के व्यस्त जीवन के बीच में इस कविता के अंदर अंतर दिखाने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रिस्ट्रम एंड इसाल्ट की बात करते हैं। इसमें मिडिएवल रोमांस पर आधारित कविता है। ट्रिस्ट्रम और इसाल्ट के दुखद प्रेम का चित्रण किया गया है। कविता प्रेम, त्याग और दुख की भावनाओं को व्यक्त करती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे समर नाइट की। अगर हम समर नाइट की बात करते हैं, तो ये कविता ग्रीष्म की शांत रात का बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल चित्र जो है वो प्रस्तुत करती है। इस कविता में प्रकृति और मनुष्य के मन की शांति का वर्णन किया गया है। स्विट्जरलैंड की बात करते हैं।
स्विट्जरलैंड क्या है, एक एक कविताओं का संग्रह है जो स्विट्जरलैंड की यात्रा से प्रेरित है। इसमें वहां के पर्वतों, झीलों और प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। साथ ही जो मानव जीवन और प्रकृति प्रकृति के संबंध पर भी विचार इसके अंदर किया गया है। मतलब यह है कि प्राकृतिक सौंदर्य, यात्रा यानी कि ट्रैवलिंग स्विट्जरलैंड की, और प्रकृति और मानव जीवन, इन सब चीजों का इसके अंदर बताया गया। टू मार्गरेट की बात करते हैं। मार्गरेट, तो मार्गरेट क्या है, ये मैथ्यू आर्नल्ड का एक लिरिक कविता है, ठीक है, बहुत ही फेमस है। इसमें कवि बताता है कि आधुनिक मनुष्य एक दूसरे के निकट होते हुए भी भावनात्मक रूप से अलग थलग हैं, ठीक है। इसमें हम सब अलग अलग द्वीपों यानी कि आइलैंड्स की तरह हैं, इस विचार को ये इनका जो विचार है ना वो फेमस है। इसमें अकेलापन, ह्यूमन आइसोलेशन, प्रेम, दूरी, ये सब चीजें इसके अंदर बताई गई हैं। तो आपको इसमें ध्यान जो बनाए रखना है वो कौन कौन सी कविताओं को ध्यान बनाए रखना है और आपको पढ़ना है एग्जाम के लिए। दी बरीड लाइफ को पढ़ना है, एम्पिडोकल्स ऑन एटना को पढ़ना है, लाइन्स इन केसिंगटन गार्डन्स पढ़ना है, ट्रिस्ट्रम एंड इसाल्ट पढ़ना है, समर नाइट स्विट्जरलैंड टू मार्गरेट, इतनी कविताओं को इन्हें पढ़ना है। बाकी आपको 1952 में जो इनका एम्पिडोकल ऑन एटना आया था उसे जरूर ध्यान बनाए रखना है, ठीक है। अगला हम लोग किसकी बात करते हैं, थोड़ा पोएम्स की ओर मूव करते हैं। और पोएम्स 1853 में देखो, सोराबन ये कब आया था, इनका कलेक्शन 1853 में आया था, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन सी कविताओं को शामिल किया गया था, तो इसके अंदर सोराबन, रुस्तम एंड अदर पोएम्स इसको शामिल किया गया था। ये 1853 में प्रकाशित काव्य संग्रह का प्रमुख भाग थी, जिसमें वीरता, प्रेम, प्रकृति, मानव भावनाओं पर आधारित अनेक कविताएं शामिल हैं, ठीक है। नोट पॉइंट जो आपको एग्जाम के लिए याद रखना है वो ये है कि 1853 का सबसे प्रसिद्ध काव्य संग्रह है पोइम्स, ठीक है। इसके बाद अगला हम लोग चर्चा करते हैं किसकी, काले सेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। कैले सेंट्स क्या है, इस कविता में फ्रांस के एक कैलिस समुद्र तट पर एक समुद्र तट का नाम है बेसिकली। ये क्या है, एक समुद्र तट का नाम है, ठीक है, कैलिस। इसे काले काले करके बोलते हैं ज्यादातर, ठीक है, काले सैंड्स करके, ठीक है। समुद्र तट का सुंदर वर्णन वर्णन है। ये प्रकृति की शांति और मानव जीवन के जो क्षण भंगुरता पर विचार व्यक्त करा जाता है इसके अंदर। अब हम सोराब एंड रुस्तम की बात करते हैं। मैथ्यू आर्नल्ड का नरेटिव पोइम है, और ये सैनामा जो कि फारसी महाकाव्य था एक उस पर आधारित है। इसमें पिता रुस्तम होते हैं और रुस्तम का पुत्र जो है वो सोराब अनजाने में युद्ध करते हैं। रुस्तम अपने ही पुत्र को मार देता है, बाद में सत्य को जान करके बहुत दुखी होता है। तो ये मैथ्यू आर्नल्ड की सबसे प्रसिद्ध नैरेटिव पोइम मानी जाती है। अगला स्कॉलर जिप्सी की हम बात करते हैं। तो स्कॉलर जिप्सी जो है एक कविता में एक ऑक्सफोर्ड छात्र की कहानी पर आधारित है, जिसमें ज्ञान की खोज में उसने विश्वविद्यालय को छोड़ दिया था, यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया था। यानी कि इसमें कवि आधुनिक जीवन की भागदौड़ और मानसिक तनाव की तुलना जो है वो स्वतंत्र और सरल जीवन से करता है। मुख्य अगर थीम की बात कर लोगे तो ज्ञान की खोज, प्रकृति या आधुनिक जीवन की आलोचना, इन सब चीजों की बात की गई है। अब हम बात करते हैं चर्च ऑफ ब्रू की बात करते हैं। ये कविता जो है ये भी एक पोइम है। अभी हम पोइम्स को ही चर्चा कर रहे हैं, जो कि ये कौन से कलेक्शन में सभी प्रकाशित हुई हैं। ये पोइम्स किसका हिस्सा है, जो 1853 में आया है, ठीक है। ये पोइम्स फ्रांस के चर्च ऑफ ब्रू से प्रेरित है, जिसमें प्रेम, मृत्यु और स्मृति का भावपूर्ण चित्रण किया गया है। अगला हम बात करते हैं किसकी, एस्केट, ये थोड़ा नाम, रेक्यू एस्केट, ठीक है, शांति से विश्राम करो, रेक्यू एस्केट। ये एक छोटी और अत्यंत मार्मिक इलेजी है, ठीक है, इसमें कहीं नोट डाउन कर लेना। ये एक शोक गीत है, इलेजी है, ठीक है। इसमें किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु पर शांत और श्रद्धांजलि को जो है वो व्यक्त किया गया है। अब हम बात करते हैं मेमोरियल वर्सेस की। मेमोरियल वर्सेस ऑफ बसवर्थ, ये कविता विलियम बसवर्थ की मृत्यु पर लिखी गई श्रद्धांजलि है, और अर्नॉल्ड ने इसमें बसवर्थ के साहित्यिक योगदान की प्रशंसा की है, ठीक है। अगला नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं स्टेंजाज इन द मेमोरी ऑफ अर्थर ओबरमैन। कौन होते हैं कि स्टेंजाज इन द मेमोरी ऑफ अर्थर ओबरमैन, ये एक फ्रांसीसी लेखक, एक कविता फ्रांसीसी लेखक ओबरमैन, जिन्होंने ओबरमैन लिखा है उनका नाम था कुछ पावर डे सेनानक्योर। उनकी स्मृति में इसको लिखा गया था, जिसमें जीवन, प्रकृति और आध्यात्मिक चिंतन का सुंदर वर्णन किया गया। तो सोराब एंड रुस्तम याद रखना है, ठीक है, काले सेंट, स्कॉलर जिप्सी, ये सब इसमें बहुत ज्यादा नहीं। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बता दूं तो 1853 की पोइम्स में जो प्रकाशित कविताएं हैं उनमें सोराब एंड रुस्तम पढ़ लो, जो कि फारसी महाकाव्य सैनामा पर आधारित है, और स्कॉलर जिप्सी पढ़ जाना है।
इसके बाद में रिक्वेंस कैट जो कि इलेजी है वो भी प्रसिद्ध है इनका शोगीत रिक्वेंस कैट, ठीक है, इसे पढ़ जाना है। मेमोरियल वर्सेस ऑफ बसवर्थ इसको भी पढ़ना है। अब पॉइंट्स सेकेंड सीरीज इनकी आई थी 1855 में, उसमें कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड किया गया था। ये मैथ्यू आर्नोल्ड का दूसरा प्रमुख काव्य संग्रह है जिसमें इनकी परिपक्व शैली, दार्शनिक चिंतन, प्रकृति और पौराणिक विषयों पर आधारित कुछ कविताओं को शामिल किया गया था। एग्जाम पॉइंट वाली बात सिर्फ इतनी है कि 1855 में जो पब्लिश हुआ था वो इनका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काव्य संग्रह था, ठीक है, और जिसमें इंक्लूड किया गया था वाल्डर डेड को इंक्लूड किया गया था, ठीक है। ये कविता एक नर्स होती है, स्कैंडिए, इधर थोड़ा सा मूव करते हैं ऊपर के लिए, वाल्डर डेड, इसमें क्या होता है, पौराणिक कथा पर आधारित है नर्स की। इसमें एक देवता होते हैं बाल्डर, कौन, बाल्डर की मृत्यु और उनके कारण पूरे देवलोक में छा गए शोक का वर्णन किया गया है। तो वाल्डर कौन है, एक देवता का नाम है इस कविता के अंदर, ठीक है। अगला, और ये नार्स मिथिक पर आधारित प्रसिद्ध कविता है, ठीक है, नार्स मिथिक, बड़ा लंबी हो जाती है बायोग्राफी डिटेल में। अब हम बात किसकी करते हैं, एक द मॉडर्न एलिमेंट इन लिटरेचर की बात करते हैं। ये 1857 में ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर ऑफ पोएट्री बनने के बाद दिया गया इनका इनॉग्रल लेक्चर था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब प्रोफेसर ऑफ पोएट्री बनने के बाद में इनका पहला जो उद्घाटन व्याख्यान था, इनॉग्रल लेक्चर था, वो कौन सा था, तो द मॉडर्न एलिमेंट इन लेक्चर। इसमें उन्होंने बताया कि आधुनिक साहित्य को समाज, संस्कृति और मानव जीवन की वास्तविक समस्याओं को प्रस्तुत करना चाहिए था। यानी कि मैथ्यू आर्नोल्ड का पहला इनॉग्रल लेक्चर का नाम कौन सा है, तो वो यही है, द मॉडर्न एलिमेंट ऑफ लेक्चर। ये इनॉग्रल लेक्चर था, पहला व्याख्यान, यूनिवर्सिटी में एंट्री करते ही सबसे पहला लेक्चर यही, ठीक है। अब अगला पॉइंट हमारा क्या है, एट ऑक्सफोर्ड नवंबर 1857, ये क्या है ऑक्सफोर्ड में, तो नवंबर 1857 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ऑफ पोएट्री के रूप में अपना कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में व्याख्यान देकर साहित्यिक आलोचना को एक नई दिशा प्रदान की। अब यहां से नोट पॉइंट है आपका कि ऑक्सफोर्ड में अंग्रेजी में व्याख्यान देने वाले पहले प्रोफेसर ऑफ पोएट्री थे। 1858 में मीरोप अ ट्रेजेडी, मेरोप एक क्या है, ट्रेजेडी है, ठीक है, ये ग्रीक पौराणिक कथा पर आधारित है। इसमें एक माँ के प्रेम संघर्ष और प्रतिरोध तथा न्याय का चित्रण किया गया है, ठीक है। 1858 में प्रकाशित मैथ्यू आर्नोल्ड की सबसे प्रसिद्ध ट्रेजेडी कह सकते हो। 1861 में अन ट्रांसलेटिंग होमर यानी कि लेक्चर्स, ये लेक्चर्स का संग्रह है, उनके व्याख्यानों का क्या है, एक संग्रह है, ठीक है। इसमें बहुत सारे लेक्चर्स जो है समाहित हैं। इसमें मैथ्यू आर्नोल्ड ने बताया कि होमर की रचनाओं का अनुवाद करते समय उनकी सरलता, गरिमा और काव्यात्मक सौंदर्य को बनाए रखना चाहिए, ठीक है। तो ये मैथ्यू आर्नोल्ड का सबसे प्रसिद्ध आलोचनात्मक वर्क है, ये भी ध्यान बनाए रखना है। अगला मूव करते हैं 1867 में, 1867 में द स्टडी ऑफ सेल्टिक लिटरेचर, ये भी लेक्चर्स ही हैं, द स्टडी ऑफ सेल्टिक लेक्चर्स जो कि 1867 में आया था। सेल्टिक साहित्य का अध्ययन, अगर ये भी उनके लेक्चर्स का एक संग्रह है। इसमें उन्होंने सेल्टिक साहित्य की विशेषताओं, जो सेल्टिक साहित्य होता है उसकी विशेषताओं, संस्कृति और अंग्रेजी साहित्य पर उसके प्रभाव का अध्ययन किया है। तो सेल्टिक संस्कृति को इसके अंदर बताया गया है, साहित्यिक इतिहास और आलोचना। ये 1867 में प्रकाशित प्रसिद्ध आलोचनात्मक इनका व्याख्यान संग्रह है, ये कह सकते हो। तो पॉइंट्स इन सेकंड सीरीज कब आई थी, 1855 में, ठीक है। वाल्डर डेड 1855 में, द मॉडर्न एमिनेंट 1867 में, मीरोप इनकी ट्रेजेडी 1857 के बाद 1858 में, ट्रांसलेटिंग होमर 1861 में, स्टडी ऑफ सेल्टिक लिटरेचर 1867 में। इसमें परीक्षा के लिए आपको कौन कौन सी, जैसे वाल्डर डेड, ठीक है, नॉर्स मैथोलॉजी पर आधारित है। द मॉडर्न एलिमेंट, मॉडर्न एलिमेंट इन लिटरेचर, ऑक्सफोर्ड का जो इनॉग्रेशन लेक्चर था वो मीरो पे याद रखना है। ट्रांसलेटिंग होमर, स्टडी ऑफ सेल्टिक लिटरेचर। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये अगर हम बात करते हैं एशियन क्रिटिसिज्म की, जो कि 1865 से 1888 में, एशियन क्रिटिसिज्म मैथ्यू आर्नोल्ड का एक प्रसिद्ध साहित्यिक आलोचना का
निबंध संग्रह है। इसका पहला भाग 1865 में और दूसरा भाग 1888 में इनके मरणोपरांत प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक में उन्होंने अंग्रेजी साहित्य के महान आलोचकों को स्थान दिलाया था। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम। ये मैथ्यू आर्नोल्ड की सबसे प्रसिद्ध आलोचनात्मक निबंध है। इसमें उन्होंने बताया कि साहित्यिक आलोचना का उद्देश्य केवल दोष निकालना नहीं बल्कि संसार के सर्वोत्तम विचारों और ज्ञानों को समझना तथा समाज तक पहुंचाना है। और इसी में इनका एक फेमस कोट है जो याद बनाए रखना है, टू नो द बेस्ट दैट इज नोन एंड थॉट इन द वर्ल्ड। संसार में जो सर्वोत्तम जाना और सोचा गया है उसे जानने और समझने का प्रयास करना, यह अर्नोल्ड का सबसे महत्वपूर्ण आलोचनात्मक निबंध है। इसके बाद में हम प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग की बात करते हैं। प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग मैथ्यू आर्नोल्ड की रचना नहीं है, ये एक आधुनिक डिजिटल जो पुस्तकालय था यानी कि डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट है जहां विश्व साहित्य की अनेक पुस्तकें जो है निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है, और ये मुझे लग रहा है नहीं है, अगला गलती से ये लिख गया होगा, कमेंट्री। अगला हम किसकी बात करते हैं, कमेंट्री प्रॉब्लम ऑफ स्टाइल। इस विषय में आर्नोल्ड ने साहित्यिक शैली यानी कि स्टाइल के महत्व पर चर्चा की है। ठीक है, कमेंट्री प्रॉब्लम ऑफ स्टाइल। इनके अनुसार इसमें क्या होता है कि किसी लेखक की जो शैली होती है वो एकदम क्लियर, इफेक्टिव और नेचुरल होनी चाहिए, बस ये बात बताई थी। क्लोजिंग इमेजरी की बात करते हैं। क्लोजिंग इमेजरी की बात करें हैं तो इसका संबंध किसी रचना के अंत में प्रयुक्त एक चित्रात्मक भाषा नहीं होती, इमेजरी होती है, उससे है। मैथ्यू आर्नोल्ड मानते थे कि किसी साहित्यिक जो वर्क होता है, जो लिटरेरी वर्क होता है, उसका समापन प्रभावशाली हो और अर्थपूर्ण होना चाहिए ताकि जो रीडर होते हैं, पाठक के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़े। ठीक है, अगला हम बात करते हैं फंडामेंटल डेप्थ टू न्यूमैन। ये जॉन हेनरी न्यूमैन के विचारों के प्रभाव की चर्चा की जाती है। आर्नोल्ड ने न्यूमैन की बौद्धिक ईमानदारी, धार्मिक चिंतन और उनका जो गद्य शैली की सराहना की। इसमें स्वीकार किया कि उनके विचारों से उन्हें क्या मिलती है, प्रेरणा। तो इसका जो मुख्य विषय था इस वर्क का, फंडामेंटल डेप्थ टू न्यूमैन, जैसे जॉन हेनरी न्यूमैन का प्रभाव, धार्मिक एवं नैतिक चिंतन और सामाजिक आलोचना, ये इसका मुख्य बात थी। जो आपको याद बनाए रखना, 1865 में इनकी पहली सीरीज पब्लिश हुई थी, एसे इन क्रिटिसिज्म, और सेकेंड सीरीज इनके मरने के बाद आई थी 1888 में, एसेज इन क्रिटिसिज्म। और द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम मैथ्यू आर्नोल्ड का सबसे प्रसिद्ध आलोचनात्मक निबंध है। प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग ये इनकी कोई आलोचनात्मक रचना नहीं है, ये गलती से लिखी हुई है। ठीक है, अब न्यू पोइम्स 1867 की बात करते हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड का ये एक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। इसमें उनकी कुछ सबसे प्रसिद्ध और परिपक्व कविताएं संकलित हैं, जिसमें जीवन, प्रकृति, आस्था, मित्रता, मृत्यु जैसे विषयों का गहन चित्रण। जैसे अगर हम डॉबर बीच की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं मेरे दोस्त, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है डॉबर बीच। ये डॉबर का एक समुद्र तट होता है, ठीक है, उसकी बात होती है। इसमें मैथ्यू आर्नोल्ड की सबसे प्रसिद्ध लिरिक कविता मानी जाती है। कविता में ये एक्चुअली एक लॉस ऑफ फेथ है ना, उस पर आधारित इसे इलेजी भी कहा जा सकता है। कविता के अंदर समुद्र के शांत दृश्य के माध्यम से आधुनिक जीवन में जो धार्मिक आस्था के घटते प्रभाव होता है, लॉस ऑफ फेथ होता है, या मानव जीवन की जो अनिश्चितता होती है, अनसर्टेनिटी होती है, उसको व्यक्त किया गया है। ठीक है, आस्था का पतन इसके अंदर दिखाया गया है, आधुनिक जीवन में निराशा, ये सब चीजें। अगला थायरसिस की बात कर लेते हैं। थायरसिस क्या है, ये भी एक पास्टोरल इलेजी है। इसे मैथ्यू आर्नोल्ड ने इनके एक बहुत पक्के सच्चे प्यारे सुंदर दोस्त थे अर्थर ह्यू क्लॉ, उनकी याद में लिखा है। इस कविता में जो है मित्रता, मृत्यु, स्मृति, ये सब आपको देखने को मिलेगा। रग्बी चैपल की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, रग्बी चैपल की बात कर लेते हैं। ये कविता मैथ्यू आर्नोल्ड ने अपने पिता जो थॉमस आर्नोल्ड थे, इनके पिता का नाम था, उनकी याद में इसको लिखा है। इस कविता के अंदर उनके पिता के आदर्श व्यक्तित्व कौन कौन से थे, उनका लीडरशिप कैसा था, नेतृत्व कैसा था, नैतिक मूल्यों की प्रशंसा, ये सब चीजें, यानी कि प्रकार एक पिता के प्रति सम्मान दिया गया है। इस कविता के अंदर नैतिकता और उनके आदर्श नेतृत्व की बात की गई है। ये कविता उन्होंने अपने पिता थॉमस आर्नोल्ड को समर्पित की है। अगला हम बात करेंगे हाइनेज हाइनेज ग्रेव, हाइने की समाधि, है ना। ये कविता जर्मन कवि एक हेनरिच हैन होते हैं, हाइने रिच हैन कुछ नाम, चलो,
इसमें क्या होता है, उन्हीं की याद में इसको लिखा गया है अर्नोल्ड। इसमें उनके हाइने की प्रतिभा, उनका जो साहित्यिक आलोचना होती है उसकी बात करते हैं। अब अगला हम किसकी बात करते हैं, साउदर्न नाइट की बात करते हैं। जो सदर्न नाइट है, ये कविता में दक्षिणी यूरोप के जो शांत और सुंदर रात का चित्रण किया गया है। कवि प्रकृति के माध्यम से जो जीवन नहीं होता है एकदम शांत और आत्मचिंतन, उसका संदेश इसके अंदर दिया गया है। तो डॉबरविच, थायरसिस, रग्बी चैपल, ठीक है, हाइनग्रीव, सदर्न नाइट, ये सब याद रखना है आपको। 1867 में न्यू पोएम्स जो प्रकाशित हुई थी, उसमें डॉबरविच जो है ना मैथ्यू आर्नोल्ड की सबसे प्रसिद्ध कविता है। थायरसिस जो है ना वो पास्टोरल एलिजिया आर्थर ह्यू क्लॉ की। रग्बी चैपल मैथ्यू आर्नोल्ड को समर्पित है, ठीक है। और हाइंस ग्रेव जो है वो एक जर्मन कवि होते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। हैनरिच हाइन करके। एक सदर्न नाइट है, प्रकृति और शांति पर आधारित कविता है। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं, कितना लंबा है इनका। कल्चर एंड एनार्की की बात कर लेते हैं, तो 1869 की बात करते हैं। अच्छा, ये जो कल्चर एंड एनार्की है, ये मैथ्यू आर्नोल्ड की सबसे प्रसिद्ध यानी कि प्रोज और सामाजिक आलोचना, सोशल क्रिटिसिज्म की पुस्तक है। इसमें उन्होंने कहा है कि समाज में प्रगति केवल धन या राजनीति से नहीं आती है, बल्कि संस्कृति यानी कि कल्चर, शिक्षा और नैतिक मूल्यों से भी होती है। इसी पुस्तक के कारण उन्हें अपोस्टल ऑफ संस्कृति का प्रवक्ता कहा गया था, ठीक है। अगला, डूइंग एज वन लाइक्स, एक कल्चर एंड एनार्की का एक प्रसिद्ध अध्याय है, डूइंग एज वन लाइक्स। इसमें अर्नोल्ड ने कहा है कि सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करना नहीं है, बल्कि अनुशासन और नैतिकता के साथ जीवन जीना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कल्चर एंड अनार्की एंड द 1867 रिफॉर्म बिल। ये क्या है, इस संदर्भ में अर्नोल्ड ने 1867 के एक रिफॉर्म बिल के प्रभाव पर विचार किया है। उनका मानना था कि केवल राजनीतिक आधार बढ़ाने से समाज बेहतर नहीं बनता, इसके लिए सांस्कृतिक और नैतिक विकास जो है वो बहुत आवश्यक है, तभी आपका सामाजिक सुधार होगा, अर्थात नहीं होगा। अगला हम बात करते हैं किसकी, सेंट पॉल एंड प्रोटेस्टेंट 1870। इस पुस्तक में अर्नोल्ड ने सेंट पॉल की शिक्षाओं और उनके जो प्रोटेस्टेंट धर्म का अध्ययन किया है। उन्होंने धर्म को नैतिक जीवन और मानवीय जो मूल्य होते हैं उनको जोड़ करके इसमें देखा है। अगला हम बात करते हैं फ्रेंडशिप्स गार्लैंड की बात करते हैं 1871 में। गार्लैंड क्या होता है, एक प्रकार की माला होती है, लेकिन उससे नहीं जाना, उस पर नहीं जाना है। ये एक सैटिरिकल रचना है, इनकी गद्य रचना है। इसमें मैथ्यू आर्नोल्ड ने अंग्रेजी जो इंग्लिश सोसाइटी है, विशेषकर जो मिडिल वर्ग है, उसकी संकीर्ण सोच की जो है आलोचना की है। लिटरेचर एंड डॉगमा 1873, यह पुस्तक जो है अर्नोल्ड के साहित्यिक और धर्म के संबंध पर इसमें बताया गया है। और इसमें धार्मिक ग्रंथों को केवल आस्था का नहीं बल्कि साहित्यिक दृष्टि को से भी महत्वपूर्ण माना है। गॉड एंड दी बाइबल की बात करते हैं, जो कि 1875 यानी कि गॉड एंड दी बाइबल, ये पुस्तक, इस पुस्तक में मैथ्यू आर्नोल्ड ने ईश्वर और बाइबल का आधुनिक व्याख्या जो है वो प्रस्तुत की है। उन्होंने धार्मिक विश्वास को नैतिक जीवन से जोड़ने का प्रयास किया है। अगला, लास्ट एसेज ऑन चर्च एंड रिलीजियन 1877। अब लास्ट एसेज ऑन चर्च एंड रिलीजन की बात करें तो ये धर्म और चर्च से संबंधित उनके अंतिम निबंधों का संग्रह है। इसमें उन्होंने धर्म, नैतिकता और समाज के संबंधों पर अपने विचार जो हैं वो प्रस्तुत किए। मतलब चर्च, धर्म, समाज, नैतिक मूल्य, इन सब चीजों की बात हो रही थी। तो आपको कल्चर एंड एनार्की, डूइंग एज वन लाइक, सेंट पॉल एंड प्रोटेस्टेंटिज्म, ठीक है, फ्रेंडशिप्स गार्लैंड, लिटरेचर एंड डॉगमा, गॉड एंड द बाइबल, लास्ट स्टेज ऑन चर्च एंड रिलीजियन, ये सब। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो आपको इंपॉर्टेंट है, मैं डिटेल से इसलिए पढ़ा रहा हूँ, बायोग्राफी पहले भी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, लेकिन इस बार का जो पेपर देखा ना वो अलग ही लेवल के थे। तो कल्चर एंड एनार्की को पढ़ करके जाना है, ठीक है। अपोस्टल ऑफ कल्चर, इसी के कारण इनको कहा गया था। डूइंग एज वन लाइक्स, फ्रेंडशिप्स गार्लैंड, लिटरेचर एंड डॉगमा, गॉड एंड द बाइबल और लास्ट स्टेज ऑन चर्च एंड रिलीजियन, ये सब आपको पढ़ करके जाना है। तो आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।